Khan, and I welcome you all to CEPI, the apex one-stop solution for all of Pakistan's competitive examinations. आज का जो स्पेशल सेशन है आप लोगों के लिए, that is titled as CSS tips and tricks, and आज हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं मोहम्मद अदील अकबर. सर अदील का थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करता जाऊं. Sir Adil is a CSS officer from the 47th Common and has cleared CSS 2018 and is currently serving as a section officer in the establishment division. So I welcome you to this session, sir. Thank you. Thank you very much for joining in. Sir, directly मेरे ख्याल है चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, क्योंकि वही हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है उसके ऊपर हम सबसे पहले जाते हैं. तो सर बात करूंगा सबसे पहले अपने पहले सवाल की तरफ कि सर आपका हाउ डिड यू स्टार्ट विद सीएसएस, आपकी क्या अप्रोच थी, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और एक जनरल एस्पिरेंट को किस तरह स्टार्ट करना चाहिए सीएसएस. देखें, सीएसएस स्टार्ट करने के लिए आपको एक तो पहले मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि यू वांट टू टेक सीएसएस एग्जाम. मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है. एक जब तक आपका एम्बिशन ना हो सीएसएस क्लियर करने का, इतनी आसानी से सीएसएस क्लियर नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटली मेक अप योर माइंड कि आपने सीएसएस करना है, क्योंकि इसमें बहुत परसिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो पहली बात तो ये है कि आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है. सेकेंडली, जब आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया तो यू बिगिन विद द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस. यानी कि आपका इट कवर्स एवरीथिंग. आपका करंट अफेयर्स, आपका पाकिस्तान अफेयर्स, आपके इवन टू मेजर एक्सटेंट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपके न्यूज़पेपर में कवर होते हैं. तो आप यू स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग विद द न्यूज़पेपर. आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं. मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था. न्यूज़पेपर को थॉरो उसकी स्टडी स्टार्ट की थी. उसमें स्पेशली जो आपके होते हैं ये ओपिनियन वाला पेज और एडिटोरियल पेज, ये दो पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें हर इशू पे जो है ओपिनियंस होते हैं और राइटर्स के ओपिनियन से आप अपना एक ओपिनियन डेवलप करते हैं थ्रू द लेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय देम. तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप. आप न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कोर्स की आउटलाइन को थॉरली स्टडी करें और फिर उसको टॉपिक वाइज लेके चलें. दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट इट. और मैंने भी जब स्टार्ट किया तो पहले न्यूज़पेपर से फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सब्जेक्ट्स की तरफ, स्पेशली जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे उन पर ज़्यादा फोकस किया है. इंग्लिश एक प्राइम सब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी चीज़ों को भी, बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ लेके चलते हैं. राइट सर. सर एक और बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल है जो कि काफ़ी लोगों की तरफ से आता है. लोग पूछते हैं कि जी हमें कब सीएसएस अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अपने बैचलर्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, बैचलर्स के बाद एज इन, या फिर हमें मास्टर्स करके सीएसएस करना चाहिए, या फिर कुछ लोग तो ये भी होते हैं जो कि पीएचडी करके सीएसएस अटेम्प्ट करते हैं. तो व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम, क्या इस टाइम फ्रेम में बेस्ट रहता है सीएसएस? देखिए, सीएसएस करने की जो एज लिमिट है दैट इज 21 to 30 इयर्स ऑफ एज. तो आप जब बैचलर्स करते हैं यू आर ओनली 23 इयर्स ओल्ड, और अगर आप मास्टर्स कर लें तो यू आर 25. मेरे ख्याल से मास्टर्स के बाद इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया होता है. आपकी जो ओपिनियन डेवलप करने की और ओपिनियन बनाने की जो आपकी एबिलिटी है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है. तो आई बिलीव कि मास्टर्स के बाद आप इतने मेच्योर होते हैं कि आपके ओपिनियंस बहुत मेच्योरली आप उनको हैंडल करते हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत मेच्योरली हैंडल करते हैं. तो मेरे ख्याल से जो है मास्टर्स के बाद जो है दैट इज़ द राइट टाइम. स्पेशली इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप बैचलर्स के फौरन बाद मास्टर्स कर लें देन आफ्टर मास्टर्स इज़ द राइट टाइम. लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप बैचलर्स के बाद थोड़ी ब्रेक लें और मास्टर्स का आपका कोई प्लान नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप बैचलर्स के बाद 1 साल 2 साल बाद ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप में मैच्योरिटी आ जाती है वो विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सीएसएस एग्जाम. राइट सर. सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपके लिए पर्सनली कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ था, और जो जनरली भी एक समझा जाता है कौन से एक या दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं? देखिए, मेरे लिए इंग्लिश था.
इंग्लिश सब्जेक्ट जो है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू पास। उसके अंदर आप इंग्लिश एसे ले लें या इंग्लिश प्रेसी ले लें। अगर आप सीएसएस का ट्रेंड देखें एग्जामिनेशन का, तो एक दफा सीएसएस इंग्लिश एसे का एक पेपर होता है जो कि टारगेट किया जाता है। आप सेकंड टाइम देखें ऑल्टरनेटली तो सीएसएस प्रेसी का पेपर होता है जो कि इंग्लिश प्रेसी का पेपर होता है जो कि टारगेट किया जाता है कि उसको बहुत टफ बनाया जाता है, और फिर उसकी उसी हिसाब से जो है उसकी मार्किंग भी बहुत टफ की जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश वाज टफेस्ट फॉर मी, although के throughout my academic career I have been studying in the English medium schools, और मेरा चूंकि साइंसेस से ताल्लुक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मैंने किया हुआ है, तो इंग्लिश एक मेरा इम्पोर्टेंट इंग्लिश मेरा एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट था स्टार्ट से। लेकिन ऑल्दो इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होने के बावजूद मुझे उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। तो इंग्लिश की प्रेपरेशन का भी यही है कि आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस के लिए आप पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करें। पास्ट पेपर्स में आपको एक पैटर्न नज़र आता है कि चीज़ें रिपीट होती हैं, रेपिटेशन है। तो अगर आप पास्ट पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के उनको थॉरली प्रिपेयर किया हो आपने उनको, तो आपके इंग्लिश के पेपर आप इजीली यू कैन एस देम। और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं दे आर मेजरली बेस्ड ऑन इंग्लिश, क्योंकि आपने सब कुछ इंग्लिश के एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड करता है। आपका अगर इंग्लिश का एक्सप्रेशन अच्छा है तो आप उन सब्जेक्ट्स को बहुत टेक्टफुली हैंडल कर लेते हैं। तो इट ऑल कम्स डाउन टू इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बाकी सब्जेक्ट भी हैंडल कर लेंगे। तो इंग्लिश मेरे ख्याल से एक टफ सब्जेक्ट है जिस पे फोकस भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली सर, और आई थिंक मोस्ट जो एस्पिरेंट्स है वो उनका भी यही जवाब होगा। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी के हाउ शुड वन गो अबाउट इन द फाइनल मंथ्स ऑफ सीएसएस? किस तरह लेके चलना चाहिए अपनी ओवरऑल एक तैयारी को? किस तरह फोकस करके क्या करना चाहिए उस तरह के प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सकें अपनी पूरी तैयारी को? देखिए फाइनल मंथ्स में जो है ना आपके जो नोट्स होते हैं वो आपके काम आते हैं। थ्रू आउट योर प्रेपरेशन पीरियड आपको चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। अब जब नोट्स आपने बनाए होते हैं तो इन द एंड जो आपके लास्ट मंथ्स होते हैं उसके अंदर आप उन नोट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा कोर्स उठा के दोबारा से रिवाइज करें। तो नोट्स हेल्प यू इन दैट, बहुत हैंडी होते हैं नोट्स, आपको बनाने चाहिए और नोट्स ही काम आते हैं। सेकेंडली इसमें जो है करंट इश्यूज, जो उस टाइम के हॉट इश्यूज होते हैं उन पे आपका नॉलेज जो है दैट शुड बी अप टू डेट। तो उसके लिए वही न्यूज़पेपर को इंटरनेशनल मैगजीन ले लें, टाइम्स ले लें, या टाइम्स इज गुड इनफ। तो आप अगर वो पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल इश्यूज पे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हासिल हो जाती हो। और अगर आप पेपर देखें करंट अफेयर्स का स्पेशली, तो लास्ट 4-5 मंथ्स के जो इश्यूज होते हैं उन्हीं पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको एक तो ये कि न्यूज़पेपर की आपकी थॉरो स्टडी होनी चाहिए इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स। सेकेंडली आपके नोट्स जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको नोट्स को ज़्यादा कंसल्ट करना चाहिए। थर्डली आपकी एसे की आउटलाइंस आप जितनी बना सकें, आउटलाइंस, इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 3 चीज़ें हैं जिन पे आपने मेजरली फोकस करना है इंग्लिश एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें विद प्रैक्टिस ही आपकी अच्छी होती हैं, पॉलिश होती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जिन पे आप आखिरी मंथ्स में फोकस करें तो आप का अच्छा स्कोर आ सकता है। राइट, डेफिनेटली सर, वंडरफुल। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इज जी। गिविंग मॉक्स अ नेसेसिटी? और आपने पर्सनली मॉक्स दिए थे, और इसी के साथ साथ जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है सीएसएस में? देखिए मॉक्स देने ज़रूरी हैं क्योंकि सीएसएस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप मॉक्स एक प्रेपरेटरी आपके टेस्ट हैं जो कि आप को सीएसएस के ओरिजिनल एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सारी जो है सीएसएस गेम इज ऑल अबाउट प्रेपरेशन और प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लें वो उतना ही बेहतर है। एंड होता इस तरह है जब आप एग्जाम में बैठते हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप उसको सारे को कंपोज नहीं कर पाते। आप उसको अपने नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, आप पूरा उतना कॉम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं दे पाते और टाइम खत्म हो जाता है।
कम टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप मॉक एग्ज़ाम्स दें। उससे आप अपने आप को प्रॉपर्ली गेज कर पाते हैं कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं। और फिर मॉक एग्ज़ाम्स के बाद यूजुअली 2-3 वीक्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट ऑफ योर मॉक एग्ज़ाम। तो इसलिए मेरे ख़्याल से मॉक एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी हैं और मैंने भी दिए थे, बिल्कुल मॉक एग्ज़ाम्स दिए थे। बल्कि मुझे तो याद है मेरे मॉक एग्ज़ाम्स का जो एसे था वो फ़ेल था। तो फिर मैंने आई वर्क्ड ऑन दैट, तो फिर मेरा एसे अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। तो राइट, इसमें यही चीज़ें होती हैं कि आपको अपने आप को असेस करने का टाइम मिल जाता है और असेसमेंट बहुत ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक सर, राइट। सर एक और बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या रूटीन रखनी चाहिए पेपर्स के अंदर और आपकी क्या पर्सनली अप्रोच थी टुवर्ड्स योर रूटीन इन द पेपर्स? अम, पेपर्स के दौरान मेरी तो ये रूटीन होती थी, मैं सुबह उठता था फजर के टाइम, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं जो पहला पेपर होता था दिन का, उसको रिवाइज़ करके मैं चला जाता था टू द सेंटर और मैं यूजुअली घंटा, डेढ़ घंटा पहले सेंटर पहुँच जाता था। सेंटर जल्दी पहुँच के फिर मैं उधर एक और दफ़ा रिवाइज़ जस्ट गो थ्रू कर लेता था इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती थी। उसके बाद फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के दरमियान जो 2 आवर्स का गैप होता है, 2 टू 3 आवर्स का, उसके अंदर फिर मैं सेकंड पेपर की जो है वो उसको गो थ्रू कर लेता था। घर आके मैं कुछ नहीं पढ़ता था। मैं सेकंड पेपर देकर आकर आई यूज्ड टू रिलैक्स। होता था तो कभी-कभी मैं कुछ खेलने भी चला जाता था। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। वो क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, ये आपके माइंड को रिफ्रेश करती हैं और इस सारे प्रोसेस में, इतने टायरसम प्रोसेस में, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को फ्रेश रखें और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग को गार्डनिंग का शौक है। तो आपको अपनी हॉबीज़ को जो है वो यूज़ करना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप इस चीज़ से तंग ना आ जाएँगे। राइट, राइट सर, वंडरफुल। सर एक और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज सवाल है स्पेशली फॉर ऑफिस गोइंग पीपल। वो कहते हैं कि जी कैन सीएसएस बी डन अलोंग विद अ जॉब? क्या जॉब के साथ सीएसएस पॉसिबल है या फिर जॉब छोड़ना लाज़मी है? देखिए जॉब के साथ हो सकता है सीएसएस, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर आप कमिटेड भी होते हैं, आप परसिस्टेंट भी होते हैं, आप डिटरमिन्ड भी होते हैं कि आपने ये करना है। फिर आप बेशक जॉब कर रहे हो 6 घंटे की, 8 घंटे की, आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं कि आपने ये चीज़ें आपने अपने टारगेट सेट किए होते हैं, आपने गोल सेट किए होते हैं कि आज मैंने ये चीज़ कवर करनी है और आप जो भी आपको टाइम मिले आप उसमें कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है जॉब के साथ करना, जॉब के साथ करना बिल्कुल सीएसएस पॉसिबल है, लोगों ने किया हुआ है और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इट ऑल कम्स डाउन टू योर कमिटमेंट। राइट सर। सर एक और जो सवाल है, इट इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन येट अगेन। तो इसमें ये कहते हैं कि जी जो बेसिक एक सीएसएस एस्पिरेंट जब स्टार्ट कर रहा होता है, उनका ये खास तौर पे सवाल होता है कि व्हाट एस्पेक्ट्स या पैरामीटर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग योर ऑप्शंस? क्या किस तरह ऑप्शंस की सब्जेक्ट सिलेक्शन होनी चाहिए? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मेरे ख़्याल में पहली चीज़ तो आती है आपकी रेलेवेंस विद योर क्वालिफ़िकेशन। अगर आप लेट्स से आपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप, तो यू शुड ऑप्ट फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि वो स्कोरिंग भी है और आपको यू यू गेट प्रीटी गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स। इट इज़ आइदर 0 और 1। तो मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली आपका वो एक नेचुरल टिल्ट होता है उस तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ, तो दैट हेल्प्स यू। तो इसलिए रेलेवेंस विद योर क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में। सेकंडली आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए सब्जेक्ट में। लेट्स से अब जैसे मेरा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी था, मेरी बैकग्राउंड इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो मेरे पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट बचता है 200 मार्क्स का सब्जेक्ट, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो आई ऑप्टेड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टेड ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था, मुझे चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई और मैंने उनको बड़ा अच्छा कर लिया, तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड वेल इन इंटरनेशनल रिलेशन।
तो ये बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट रेलेवेंस विद योर क्वालिफिकेशन एंड सेकेंडली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। थिर्डली लोग किसी हद तक इस पे भी जाते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग होना चाहिए। देखिए, जितना अनप्रेडिक्टेबल सीएसएस एग्ज़ाम हो चुका है, उसके अंदर आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन-सा सब्जेक्ट हिट होगा। वो किसी भी टाइम कोई भी सब्जेक्ट उठा के उसको उसकी लो स्कोरिंग हो सकती है। आप यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट गेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर ट्रेंड देखने जाएँ तो और उसके हिसाब से आप स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो दैट इज़ वाइज़ डिसीजन। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप बेशक लो स्कोरिंग ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसमें भी आप हाई स्कोर अचीव कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट इज़ प्रीटी इम्पोर्टेंट एंड Right. Sir, my next question to you would be, how important is time management in CSS? टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके पास 3 घंटे का एग्ज़ाम, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। 20 हाफ एन आवर आप इसमें से वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल दें, तो आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स बचते हैं, जिसमें आपने 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने हैं। तो उस तरह आपको मैनेज करना पड़ता है। आपके पास कोई हर क्वेश्चन के लिए कोई 35 मिनट्स के अराउंड टाइम बचता है, और उसके अंदर आपने जो लास्ट आपकी 7-8 मंथ्स की स्टडी होती है, उसको आपने कंसाइज़ करके और कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको करना होता है, पेपर में देना होता है, बयान करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी प्रिपरेशन में भी, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्स इतना एक्सटेंसिव है। रादर मैं तो कहूँगा सीएसएस का कोई कोर्स है ही नहीं। इट इज़ अनलिमिटेड। ये एक ऐसा दरिया है, ये ऐसा समंदर है जिसके कोई कोई एंड नहीं है। तो क्योंकि वो कहीं से भी कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जितना आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो, उतना ही बेहतर है। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास आपको आपकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए, आपके टारगेट्स होने चाहिए कि मैंने इस टाइम तक ये करना है, ये सब्जेक्ट इस इतना खत्म करना है, या इस सब्जेक्ट को मैंने टोटली फिनिश करना है, या मैंने ये कोर्स पूरा खत्म करना है, ताकि मैं इसकी रिवीजन जो है वो इतने टाइम पीरियड में कर लूँ और फिर इसके बाद मेरा जो है पूरी तैयारी हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप टाइम को मैनेज करना सीख जाए ना, तो यू गेट कंट्रोल ओवर योर नर्व्स एज वेल, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द सीएसएस एग्जाम इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो क्योंकि जब तक आपको नर्व्स पे कंट्रोल ना हो, मैंने अपने साथ ऐसे भी देखे थे सीएसएस करने वाले लोग जो कि नर्वस होने की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर से निकल आए। सीएसएस एसए का पेपर आया, वो दे गॉट नर्वस, ओके, हम पूरे ब्लैंक हो गए एंड दे वेंट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, रोते हुए बाहर निकले। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप टाइम मैनेज करें राइट फ्रॉम द स्टार्ट। टाइम टाइम इज द की, हर चीज में, प्रेपरेशन में भी, आपकी मॉक एग्जाम्स में भी और सीएसएस पेपर में भी। डेफिनेटली सर, ग्रेट। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि पेपर अटेम्प्टिंग किस तरह होनी चाहिए, या मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह एक सीएसएस एस्पिरेंट टारगेट कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे? कोई कोई पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका जो है दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। पेपर प्रेजेंटेशन जो है दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। आप मार्जिन्स यूज करें, मार्जिन्स लगाएं। एक साइड पे तो लगा होता है पेज पे, या दूसरे साइड पे भी आप लगा लें थोड़ा सा, वो आपकी एक नीटनेस आ जाती है। आप जितना, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जितना एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे ना, एग्जामिनर आपके लिए आसानी पैदा करेगा, आपको मार्क्स ज्यादा देगा। तो पहले तो आपकी राइटिंग शुड बी वेरी लेजिबल। आपकी राइटिंग, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपने स्पीड में लिखना है तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें कोई वो इश्यू नहीं है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ी जाए। सेकेंडली, आप मार्कर्स यूज करें। मार्कर से आप हेडिंग्स दें, जितनी ज्यादा हेडिंग्स बना सकते हैं बनाएं। हेडिंग्स को आप अपने क्वेश्चन से लिंक करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लिंक करें। लिंक करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूजुअली काफी लेंथी होती है, दो दो लाइंस की तो होती है मिनिमम। तो जब आपकी स्टेटमेंट इतनी लंबी है, उसके अंदर 2-3 पोर्शंस होते हैं।
let's say economic aspects of China, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो आप उसके अंदर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को बोल्ड करके उसको एज इट इज जो है आप उसको अपनी हेडिंग में यूज करें। आप उसी में से क्वेश्चन में से ही पार्ट्स उठाएं और उनको अपनी हेडिंग्स में यूज करें। उससे एक आपकी रेलेवेंस शो होती है कि आपका आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। बेशक इसका फायदा ये होता है कि जब आपकी हेडिंग्स रेलेवेंट हो क्वेश्चन से, तो फिर एग्जामिनर अंदर पढ़ने की जहमत नहीं करता, विच इज बेनिफिशियल फॉर अस इन अ वे कि हमने जो अंदर लिखा होता है वो हमें पता होता है कि क्या लिखे। लेकिन उसमें बेसिकली ये है कि आप जो स्टैट्स लिखते हैं अंदर उनको आप हाईलाइट करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स जितने भी आप पैरामीटर्स इंडिकेटर्स मेंशन करते हैं, आप बहुत ज़रूरी है कि आप उनको हाईलाइट करें, उनकी प्रॉपर रेफरेंसिंग करें कि आपने ये कोटेशन कोड जो जिस भी से किया, लेट्स से आपने इकोनॉमिक सर्विस से अगर कोई कोड किया है स्टैटिस्टिक, तो आप उसमें लिखें कि मैंने इसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से जो है ये लिया है। इसी तरह अगर आप किसी राइटर के कोई वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आप उस राइटर का बाकायदा नाम लिखें। इस तरह ये चीज़ डिस्प्ले होती है कि आपकी काफ़ी थॉरो स्टडी है, आप राइटर्स को भी जानते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इनकी रिकमेंडेड रीडिंग्स होती हैं पीएससी की, आप को कोर्स आउटलाइन में मिल जाएंगी, उनमें आपको राइटर्स के नाम ज़रूर याद होने चाहिए, और हो सके तो 1-2 बुक्स उनमें से ज़रूर पढ़ें। उसमें ये होता है कि जब आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं ना, तो आप साथ रेफरेंस दें, उन राइटर्स के नाम लिखें। एग्जामिनर्स डू गेट द इम्प्रेशन कि इसने ये रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी हुई हैं, और उससे फिर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नीटनेस है पेपर की। सेकंड, आप मार्कर्स यूज करें। मार्कर ब्लू मार्कर से आप अच्छी हेडिंग दें, ब्लू ब्लैक जो भी आप यूज करना चाहते हैं। थर्डली इज कि आप उसमें प्रॉपर रेफरेंसिंग करें। तो ये 3 चीजें जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको अल्टीमेटली यू गेट गुड स्कोर, क्योंकि ये चीजें आपके ये एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं, और एग्जामिनर फिर उस इंप्रेशन की वजह से आपको मार्क्स अच्छे देता है। राइट, डेफिनेटली सर, और आपने बड़ा ही एक अच्छा अप्रोच बताई है कि किस तरह हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा, जिस तरह आपने पहले भी थोड़ा सा मेंशन किया था, कि किस तरह हम रूटीन के साथ कोप अप कर सकते हैं? क्या कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई टेक्निक्स या टिप्स आपके पास ऐसी होंगी, या आप जनरली आप कहते हो कि यार ये करना चाहिए जिससे स्ट्रेस लेवल आपका ऑप्टिमम रहे और लो रहे, और आप टाइम मैनेज भी करना होता है, आपने इस तरह बताया, और रूटीन के साथ भी कोप अप करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? यार उसमें सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप अपने डे टू डे बेसिस पर टारगेट सेट करें कि मैंने आज ये टॉपिक्स कवर करने हैं। आइदर वो टॉपिक्स 2 घंटे में कवर होते हैं, 6 घंटे में कवर होते हैं, 8 घंटे में कवर होते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसमें प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप उसमें टारगेट सेट करें डे टू डे बेसिस पे। जब आपके टारगेट सेट हो और आप वो टारगेट अचीव कर रहे हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, तो आप पे उस तरह स्ट्रेस आता भी नहीं है। सेकेंडली, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मैं तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आई यूजुअली यूज टू गो आउट एंड प्ले स्पोर्ट्स। फुटबॉल खेलता था, बेशक 2 घंटे 3 घंटे। मुझे जब तक मैं मेरा स्ट्रेस ना डाउन हो जाए, तब तक मैं फुटबॉल खेलता था। तो यही मैं बाकी सबको भी कहूँगा कि आप अपनी हॉबीज को ना छोड़ें, आप अपनी हॉबीज को साथ साथ लेके चलें। वो बहुत ज़रूरी होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये बेस्ट तरीका यही है कि आप डे टू डे बेसिस पे टारगेट सेट करें कि आपने क्या करना है, कितना कोर्स कवर करना है, और उस टारगेट को अचीव करें। जब आप वो अचीव करेंगे, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आप पे उस तरह स्ट्रेस भी नहीं आएगा, और आपका सारी तैयारी भी अच्छी होगी, और इसी तरह पे एग्जाम्स भी अच्छे होंगे। राइट सर, वंडरफुल। सर मेरा अगला सवाल होगा जो कि एक एक बड़ा ही सेकंड, मैं ये भी कह दूं कि अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आप लोगों ने। नींद बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि रातों को सोना छोड़ देते हैं, लेकिन उसका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब पेपर्स करीब आते हैं ना, तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं।
फिर आप पेपर्स में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वो आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। तो उसमें बेसिक रीजन यही होता है कि आप पेपर्स आने तक एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपनी नींद पूरी करें, आप अपनी हॉबीज को साथ लेके चलें, दोस्तों से मिलें, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा आपका माइंड फ्रेश अप होता है उससे। तो ये चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस भी मैनेज करने में हेल्प करती हैं और आपकी एक परसिस्टेंट भी रहते हैं, आप डिटरमिन्ड भी रहते हैं। राइट, डेफिनेटली सर। सर, मेरा नोट्स के मुतालिक एक सवाल होगा आपसे, जो कि काफी लोग पूछते हैं कि नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, किस तरह। बहुत सारे हमने सुने हुए हैं कि जी वन पेजर नोट्स बनाएं, कुछ लोग कहते हैं एलेबोरेट नोट्स बनाएं। तो उसकी क्या एक टाइमलाइन होनी चाहिए नोट्स बनाने की, और किस तरह, हाउ हाउ डज वन मेक नोट्स बेसिकली? देखिए, आई बिलीव कि हर कोई जो हर इंडिविजुअल है वो नोट्स अपने तरीके से बनाता है। आप किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि वन पेजर बनाओ या कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ। हर किसी का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। शायद आप अगर उस तरीके से बनाने लगें या उनको पढ़ने लगें तो वो आपको समझ ना आए और आपको उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिसका जो तरीका है नोट्स बनाने का वो उसी तरीके से बनाए। आइदर वन पेजर बना ले या थोड़े एलेबोरेट बना ले, लेकिन उसका मकसद यही होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द प्रेपरेशन जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपको हर चीज जो है कंसाइज वे में नोट्स में मिल जाए, ताकि आपको रिवीजन में कोई मसला ना हो। तो वो जिस तरह हर इंडिविजुअल का अपना हिसाब है, जिस तरह उनको कंफर्टेबल हो वो नोट्स बनाए। मैं थोड़े से एलेबोरेट लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाता हूँ, जो मेरा तरीका है। उसमें ये मुझे फायदा होता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम जब मैंने रिवीजन करनी थी तो मुझे अपनी बुक्स को नहीं कंसल्ट करना पड़ा, मुझे दोबारा से मैगजीन्स को नहीं कंसल्ट करना पड़ा। वो उसी नोट्स में सब कुछ था। तो जब मैंने ड्यूरिंग एग्जाम्स भी जब रिवाइज करने थे तो मैंने बस वो नोट्स को आई जस्ट गो थ्रू देम और प्रिपरेशन हो गई थी, रिवीजन हो गई थी। तो इसलिए हर कोई अपने तरीके से नोट्स बनाए, लेकिन दे शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि आपको टाइम पे जो है वो रिवीजन में आसानी हो। सर, मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कोई भी सर एनी रिकमेंडेशंस, फाइनल रिकमेंडेशंस, या कोई ऐसा मैसेज फॉर सीएसएस एस्पिरेंट्स वाचिंग दिस इंटरव्यू? देखिए, सीएसएस इज अ टफ जर्नी, लेकिन इसमें इट ऑल कम्स डाउन टू योर कमिटमेंट एंड योर डिटर्मिनेशन। आप कमिटेड हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, तो नथिंग इज हार्ड फॉर यू। आप इसको इजीली एस कर सकते हैं। और इसमें यही है, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि जो आपकी पेपर टेक्निक है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, उस पर ज़्यादा फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो विच मेक अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, पास पेपर्स को कंसल्ट करें और उसी पे ही प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह यू विल एस द एग्जाम। Right. So thank you very much, sir, for such an enlightening session and such a holistic overview of CSS tips and tricks. इस सेमिनार को रैप अप करने से पहले मैं बताना चाहूँगा जो CSS एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं कि CEPI पाकिस्तान का जो CSS सेशन है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जून। तो जो जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं दे कैन जॉइन इन। अभी हमारी लिमिटेड सीट्स हम ऑफर कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ वी आर ऑफरिंग एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट एज वेल। थोड़ी सी मैं अपनी सर्विसेज के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में आपको बताता चलूं कि वी आर ऑफरिंग अनलिमिटेड इवैल्यूएशंस एंड अनलिमिटेड कंसल्टेशंस टिल योर एग्जाम डेट। और इसके अलावा वी हैव अ टॉप नॉच फैकल्टी। और इसी के साथ साथ हम आप हमारा CEPI पाकिस्तान का फेसबुक पेज चेक कर सकते हैं, हमारा भी यूट्यूब चैनल भी हमने स्टैब्लिश कर दिया है। तो वहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स रिव्यू कर सकते हैं, एंड हमारी और भी जो CSS बेसिक्स के बारे में वीडियोस है वहाँ अपलोड होती जाएंगी। So do tune in and do watch out. And thank you very much, sir, once again for मोस्ट joining us. And वेलकम। इसी के साथ साथ this is your host Shehryar Ali Khan signing off from CEPI Pakistan. Have a great night, everyone. Allah Hafiz.